वेलकम बैक। आपके वादे के अनुसार हम आज की वीडियो लेके आए हैं। हम इंडियन इकोनॉमी का क्रैश कोर्स ओनली फॉर पीएसआई एंड अभी आरएस की वैकेंसी, जैसा कि आज के गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन निकाला है नौकरियों का, उसमें है कि मई मंथ में जो डेट रिजर्व रखी थी राजस्थान गवर्नमेंट ने, आरपीएससी ने, तो उसमें आरएस की 500 भर्तियों के बारे में संज्ञान है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। नेक्स्ट आरएस की वैकेंसी आने वाली, तो हम डेली इंडियन इकोनॉमी की जो भी क्लासेज हैं वो लेके आएंगे। आज की पहली क्लास है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एसआई टेली कम्युनिकेशन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं, उनको देखेंगे। देन नेक्स्ट जो भी क्लासें आएंगी बेसिक कहाँ से एसआई के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम बैक। स्प्रिंग अप योर ज्ञान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी जो इंडियन इकोनॉमी है, तो इसमें एसआई टेली कम्युनिकेशन के जो भी हैं क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये आरएस और पीएसआई के लिए है। तो ये पहला क्वेश्चन है कि भारत में दिसंबर 2024 में के अंत में बाजार में पूंजीकरण का मौद्रिक नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, नॉमिनल जीडीपी के बारे में पूछा था, इसका अनुपात क्या था। तो एक फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी से रिलेटेड। नॉमिनल जीडीपी तो अपन उसको बोल देते हैं करंट से रिलेटेड जो भी जीडीपी होती है वो कितनी जीडीपी होती है। तो उसमें है इसका आंसर तो 130% था। जीडीपी का अनुपात क्या था, 136%। तो नॉमिनल जीडीपी को अपन निकालते हैं जीडीपी डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर से। तो जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है कि उसका जीडीपी डिफ्लेक्टर को हम एक रेशियो के बेस में लिख देते हैं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। तो इस फॉर्मूले से यहाँ से नॉमिनल जीडीपी निकल जाती है और यहाँ से इसका आंसर वैसे डेटा फैक्ट है तो 136% के प्रतिशत इसका आंसर था। दूसरा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, जो अभी एसआई में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि चीज़ें किस तरीके से हैं और क्या हो रही हैं, ठीक है। तो रीजन्स और फैक्टर्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ये मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पे पूछा गया था क्वेश्चन। तो इन्फ्लेशन क्या होती है, कैसे होती है, किन किन इन्फ्लेशन के क्या टाइप है, आजकल इनसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या होंगे, इन्फ्लेशन के रीजन्स क्या हो सकते हैं, इन्फ्लेशन से किसको इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एनालिटिकल क्वेश्चन है। इसमें अपने को नॉलेज होनी चाहिए कि इन्फ्लेशन के जो जो फैक्टर्स हैं, जो जो डायरेक्शंस हैं इन्फ्लेशन की, किन की इन्फ्लेशन कम होती है, किसकी वजह से बढ़ती है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास करती है। तो गवर्नमेंट ने पहले मौद्रिक पॉलिसी हो गई, जो कि आरबीआई का अपन जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, और दूसरी हो गई राजकोषीय फिजिकल पॉलिसी। तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में अपन देखते हैं। मुद्रास्फीति के संबंध में, और ये अभी जो आरएस का सिलेबस है उसमें इन्फ्लेशन को हटा दिया है, इन्फ्लेशन आरएस के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर पीएसआई के में है। पीएसआई के में तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन का क्या है, और इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली आने भी चाहिए। तो मुद्रास्फीति के संबंध में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इंग्लिश में पढ़ें इकोनॉमी को ज़्यादा बेहतर है। पीपल डिपेंडेंट ऑन फिक्स्ड इनकम सफ़र मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्थिर आय पर, फिक्स्ड इनकम पर निर्भर रहने वाले लोगों को मुद्रास्फीति से सबसे अधिक हानि होती है, ये कहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्थिर आय पर रहने वाला नहीं, जिसके पास ये है कि एक
जितनी इनकम है वो उतनी इनकम पर मंथ आती रहेगी। ठीक है, एक एक मंथ में जैसे उसके पास में 100 रुपये आते हैं या फिर 1000 रुपये मान लो। ठीक है, 1 मंथ में, दूसरे मंथ में फिर से 1000 रुपये आए, तीसरे मंथ में फिर से 1000 रुपये आए, तो मतलब एक साल में आएंगे उसके पास में 12,000 रुपये। पर जो मुद्रास्फीति कहती है और जो क्या इकोनॉमी कहती है कि हर जो फाइनेंशियल ईयर में उसमें आपकी जो भी महंगाई है, ऑब्वियसली महंगाई बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। तो महंगाई की जो रेट है, जो चीज़ें महंगी हो रही हैं, वो अपने आप में आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। पर यहाँ पे तो कोई कैलकुलेट ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो एक स्टेटमेंट दे दिया कि स्थिर आय, स्थिर आय। तो एक स्थिर आय पर निर्भर रहने वाले लोग मुद्रास्फीति, इसका हम पहले देख सकते हैं जैसे कि 2000 के ज़माने में क्या था, 5 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। आज 500 की भी वैल्यू नहीं है, 5 रुपये की वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रुपये की वैल्यू की महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, तो स्थिर आय होगी, स्थिर आय होगी तो इस उस पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति मुद्रास्फीति सबसे ज़्यादा हानि होगी। बिल्कुल, उसको सबसे ज़्यादा उसको लाभ ही नहीं होगा कि उसको जैसे स्थिर आय उसकी पहले भी 100 रुपये थी, आज भी उसकी 100 रुपये। तो आज के 100 रुपये और 2000 के टाइम के 100 रुपये में बहुत अंतर है। उस टाइम 100 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, अभी 100 रुपये की वैल्यू कम है। तो ये डिपेंड होता है महंगाई, जो अपनी इन्फ्लेशन है उसको इंक्लूड करना चाहिए इनकम में। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंक्लूड ही नहीं किए तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा हानि होगी। दूसरा है मुद्रास्फीति समाज में आय व संपत्ति के वितरण के ढांचे को परिवर्तित करके कुछ नए वर्गों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ पहुंचाती है। इन्फ्लेशन अल्टर्स द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन सोसाइटी, मेकिंग सम ग्रुप्स बेटर ऑफ रिलेटिव टू द अदर्स। तो इसका क्या मतलब है, डेफिनेटली आंसर सही है कि मुद्रास्फीति जो महंगाई होती है समाज में आय और संपत्ति, जो इनकम और आपके वेल्थ है उसके वितरण को ढांचे को परिवर्तित करती है। कुछ वर्ग की तुलना में दूसरों को अधिक लाभ होता है, जैसे कि हमारे जैसे अडानी और अंबानी साहब हैं, तो महंगाई जैसे अधिक होगी तो उनको फ़ायदा होगा। महंगाई ज़्यादा होगी तो फ़ायदा कैसे होगा कि उनके महंगाई होगी, इन्फ्लेशन हुआ तो जो सर्कल है, मॉनेटरी सर्कल, मतलब पैसा बाज़ार में ज़्यादा आएगा, पैसा बाज़ार में ज़्यादा आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा तो रोज़गार मिलेगा और फिर से पैसा ज़्यादा आएगा मार्केट में। तो इनको ये माल ज़्यादा बनाएंगे, माल ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा बेचेंगे और ज़्यादा बेचेंगे वही डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट। जब डिमांड क्रिएट होगी तो ऑब्वियसली लोग खरीदेंगे। तो ये तो हुआ अडानी अंबानी की बात। अब हम देखते हैं एक गरीब और बेरोजगार इंसान की बात। गरीब और बेरोजगार इंसान क्या करेगा, गरीब है तो महंगाई पड़ेगी तो उस पर, पहले से गरीब है और महंगाई और पड़ेगी तो महंगाई हुई तो चीज़ें महंगी होंगी, महंगी होंगी तो वो ज़्यादा खरीद नहीं पाएगा, ज़्यादा नहीं खरीद पाएगा, उसकी बेसिक चीज़ें भी पूरी नहीं होंगी। ठीक है, तो इनकी वजह से जो इनके आय और संपत्ति के वितरण के जो ढांचे हैं, ये इनकम का हो गया, सेम संपत्ति का है कि अडानी अंबानी की संपत्ति इंक्रीज होगी और ये लोग संपत्ति जो असेट क्रिएशन ही नहीं कर पाएंगे, कोई इनकी वेल्थ ही नहीं होगी। तो दो वर्गों में तुलना हो जाएगी दो, और एक वर्ग को अधिक फायदा हो, उनको फ़ायदा हो रहा है, इनको तो क्या ही फ़ायदा हो रहा है। दूसरा मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुआवंटन प्रबंध करती है। इन्फ्लेशन कॉजेज मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। जो अलोकेशन है रिसोर्सेज का वो ऑब्वियसली मिस अलोकेशन, भाई
ऑब्वियसली हमारे डीपीएसपी में लिखा है, डीपीएसपी जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, तो वो हैं जो आर्टिकल 39A 39A में शायद 39B में जो डिसेंट्रलाइजेशन पावर्स के बारे में बताया गया है, सेम उसी की ये बात उठा के यहाँ पे डाली है कि महंगाई की वजह से क्या होता है कि मिस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में तो स्टेट के वो हैं कि स्टेट को करना चाहिए कि रिसोर्सेज का अलोकेशन प्रॉपर तरीके से हो, ये लोक कल्याणकारी भावना होती है, उसका हमें प्रॉपर तरीके से करना चाहिए कि किसी का डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएँ हम, किसी को मतलब किसी के साथ में भेदभाव नहीं हो। तो इसके लिए है कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुप्रभाव भी कर रही है। एक वही जो एग्जांपल अडानी एंड अंबानी है, तो उनके लिए तो जैसा ही उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो ज़्यादा माल उनका ज़्यादा ख़रीदा जाएगा, तो उनके पास में और असेट क्रिएट होंगे, वो और सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज कर पाएंगे, ऑब्वियसली करते हैं। और एक गरीब आदमी है, उसको कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको कुछ नहीं मिलेगा, वो कोई भी असेट क्रिएट नहीं कर पाएगा, ना उसके पास में कोई धन संपत्ति होगी और ना कोई रिसोर्स का उपयोग कर पाएगा। रिसोर्स में सारी चीज़ें आ सकती हैं कि पॉलिटिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल रिसोर्सेज, यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड इकोनॉमी रिसोर्स पर पॉलिटिकल रिसोर्सेज भी लिंक करते हैं, सोशल रिसोर्सेज। तो कुछ नहीं, गरीब आदमी की कोई सुनेगा भी नहीं। कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ है, पैसा ही धनवान है, तो इकोनॉमी तो पैसे से ही चलती है, और उनके पास में पैसा है, तो जिनके पास पैसा है, मुद्रास्फीति भी, जो महंगाई भी है, वो पैसे की वजह से ही बढ़ रही है। तो संसाधनों का कुआवंटन हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, 4th आंसर आएगा इसका, सभी सही हैं इसका। तो नेक्स्ट हो गया, निम्न कथनों पर विचार किया और इसके नीचे दिए गए कोटों का उपयोग करके सही उपयोग चुनिए। अब ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये वही महंगाई से रिलेट करके है, और इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है मुद्रा की आपूर्ति को। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, और इसका आंसर बहुत अच्छा है कि केंद्रीय बैंक कौन था, अपना आरबीआई मान लेते हैं, आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को नियंत्रित नहीं कर सकता, पर इसमें एक शब्द लिखा है पूर्णतः। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में द सेंट्रल बैंक कैन नॉट परफेक्टली कंट्रोल द मनी की सप्लाई को इन एन इकोनॉमी। तो एक अर्थव्यवस्था में सेंट्रल बैंक परफेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाता कि मनी की सप्लाई कैसे। अब इस को समझने के लिए जैसे हम सोचते हैं कि कहीं पे जैसे हमारे इंडिया में महंगाई बढ़ गई, ठीक है, महंगाई बढ़ गई, तो महंगाई हमारे इंडिया में क्या है कि 4% ±2%, ये हमारी टारगेटेड इन्फ्लेशन है। तो टारगेटेड इन्फ्लेशन में अब क्या कर सकते हैं हम कि महंगाई की सप्लाई, अब महंगाई इतनी हमारी टारगेट है, इतना हमें रखना है। अब मान लो हमारी पहुंच गई 8% पे, महंगाई दर हमारी हो गई 8%। अब हमारी महंगाई दर हो गई 8%, ठीक है, महंगाई दर 8% हो गई, क्या बेटर है, हाँ, महंगाई दर हो गई हमारी 8%, ठीक है। वो 8% से क्या होगा, कुछ नहीं हो रहा। तो 8% को कम करने के लिए गरीब पे बहुत ज़्यादा बोझ आ रहा है, लोग सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मनी सप्लाई, अब इसका एक रीज़न होता है कि महंगाई क्यों बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का रीज़न है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी,
अब इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से अपन सोच सकते हैं कि किस तरीके से क्या सारी चीज़ें होंगी। अब सर्कुलेशन ऑफ मनी को गवर्नमेंट कैसे रोक सकती है? सर्कुलेशन ऑफ मनी, ये महंगाई बढ़ा रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुद्रा की आपूर्ति, जो बाज़ार में मुद्रा की सप्लाई ऑफ मनी हो रहा है, मनी सप्लाई वो हो रही है, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, 8% बढ़ी। अब इसको गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करेगी? गवर्नमेंट के पास में एक तो बैंक के पास में इसको दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है, एक तो मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी तो आरबीआई लगाती है और इसको हमारी गवर्नमेंट लगाएगी। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या लगाएगी साहब? आरबीआई क्या कर सकती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इनको बढ़ा सकती है अगर महंगाई बढ़ रही है तो। इनकी वजह से अगर ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें बढ़ा दी तो इनसे क्या होगा? इनसे चीज़ें होंगी कि महंगाई कम हो सकती है। जब इनकी वजह से क्या होगा? रिवर्स रेपो रेट की वजह से इनको बढ़ा दिया जाएगा तो सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी तो महंगाई भी कम हो जाएगी। अगर मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा तो महंगाई नहीं होगी, कोई चीज़ें खरीदेगा नहीं तो महंगाई नहीं होगी, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो लेकिन दूसरी चीज़ है कि फिस्कल पॉलिसी भी होगी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट भी करेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स इंक्रीज कर देगी। भाई टैक्स इंक्रीज कर देगी तो चीज़ें क्या होंगी कि लोग चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में पैसा नहीं आएगा, तो चीज़ें, तो इसलिए पूर्णतः शब्द जो लिखा है इस क्वेश्चन का डिफाइन दो तीन तरीके से कर सकते हैं। तो एक ये तरीका होगा कि महंगाई वाला, तो इसलिए जो पूर्णतः शब्द है पूर्णतः नियंत्रित नहीं कर सकती, ये सही बात है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में दूसरा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा अंशतः जमाकर्ता और बैंकरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। द अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिपेंड्स इन द पार्ट ऑफ बिहेवियर ऑफ डिपॉजिटर और बैंकर्स। तो ये भी सही बात है। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की मात्रा की जो मनी सप्लाई है, अमाउंट ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ ऑन द बिहेवियर ऑफ डिपॉजिटर्स एंड बैंकर्स। डिपॉजिटर्स और बैंकर्स के व्यवहार पर निर्भर करता है। अब डिपॉजिटर्स कौन कौन होते हैं? अपने जैसे लोग डिपॉजिटर्स होते हैं। एक एग्जांपल के लिए अपन मान लेते हैं कि लाइक मैं एक डिपॉजिटर हूँ, मैं जमा कराने जाऊँगा पैसा, तो मेरे पास पैसा होगा तो मैं जमा कराने जाऊँगा। मान ली मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं क्या करता हूँ कि उस पैसे को रख लेता हूँ। ठीक है, तो रख लेता हूँ, तो रखने के बाद मैं क्या करूँ? मैं उनको ये नहीं, मैं फ्यूचर के लिए सेव कर लेता हूँ और बैंक में जमा नहीं कराता हूँ, कैश में अपने पास रखता हूँ। कैश में रख लूँगा तो उसको मैं मार्केट में जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, जब मेरे को काम की चीज़ें खरीदनी, मैं मार्केट में पैसा लेके जाऊँगा, मार्केट में पैसा फेंकूँ, मैं चीज़ें ले लूँगा, तो वहाँ से मार्केट में मनी सप्लाई होती रहेगी, सर्कुलेशन ऑफ मनी होता रहेगा। तो उसकी वजह से क्या है कि मुद्रा आपूर्ति की मात्रा अंशतः कुछ तरीके से जमाकर्ता और बैंकर्स के बिहेवियर पे भी डिपेंड करेगी कि बैंकर्स जो हैं उस मुद्रा को कितना निकालते हैं अपनी बैंक से। भाई बहुत सारी अलग अलग बैंक हो गए, जैसे पीएनबी हो गई, आरबीआई हो गई, उन बैंक्स पे भी टारगेट होते हैं कि अपने को कितना सीआरआर, एसएलआर रखना है। बैंक्स के अलग अलग टारगेट होते हैं। वो बैंक्स भी क्या करेंगी कि भैया हमें इतना रखना है, हमें इतना पैसा निकालना है, इतना हम सेव करके रख सकते हैं, हमें इतना मार्केट में देना ही है। मार्केट में नहीं देंगे तो कैसे, लोग लोन नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्रेडिट कार्ड नहीं बनाएंगे, जैसे एसबीआई वाले मिल जाते हैं हमें, पेट्रोल पंप पे बहुत मिलते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये बनवा लो, ये सब कर लो। तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि अब इनमें क्या है कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ऑब्वियसली सत्य हैं, और ए आर का सही रीजन है, ये भी एक रीजन है कि इस वजह से चीज़ों को हम नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली ए आंसर इज राइट।
अब 22 क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आया है अपनी जो जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी और एनडीपी, ये जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स से जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंडियन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और आरपीएससी का फेवरेट है। इन्फ्लेशन हो गया, नेशनल इनकम हो गया, और डेफिनेटली अभी जो 5 अप्रैल को एसआई का पेपर होने वाला है, राजस्थान एसआई का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना इन्हीं जो टॉपिक्स हैं, और यहीं से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछेगा। ये आरपीएससी का है और आरपीएससी के फेवरेट क्वेश्चंस हैं, और ज़्यादा वो नहीं पूछेगा कि भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें मेरे को करनी है या वो करनी है, बस बेसिक बेसिक चीज़ें। तो नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और ये सारी चीज़ें करनी है। अब इनको यह है क्वेश्चन है, पहला है कि आधार कीमत पर सकल मूल्य संवर्धन करना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस, तो बेसिक प्राइस की बात कर ली। और जीबीए पूछ रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड पूछ रहा है एट डिफरेंट प्राइस पे, एक स्थिर कीमतों पे पूछ लिया, एक कांस्टेंट प्राइस पे पूछ लिया, एक फैक्टर कॉस्ट पे पूछ लिया, और एक बाज़ार कीमतों पे पूछ लिया, ठीक है। एक मार्केट प्राइस हो गई। अब एक फॉर्मूला होता है, ये भी नेशनल इनकम वाला ही क्वेश्चन है, यहीं से बनती हैं सारी चीज़ें, कि मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट में कोई चीज़ आ रही है तो क्या होगा, फैक्टर कॉस्ट प्लस इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो फलान टिकट, तो टैक्स जोड़ देंगे, ठीक है। तो टैक्स जोड़ देंगे, और टैक्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो प्रोडक्ट टैक्स और एक होता है प्रोडक्शन टैक्स। 2 तरीके के टैक्स होते हैं। जब हम क्लासेज में जब पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को पढ़ेंगे कि कौन कौन सा प्रोडक्ट टैक्स है और कौन सा प्रोडक्शन टैक्स है, ये कहाँ पे अप्लाई होगा। और उसके बाद में मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, जो कि गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, कई चीज़ों पर सब्सिडी। उसके बाद में मार्केट प्राइस बनती है। फैक्टर कॉस्ट जो फैक्ट्री से आया, फैक्ट्री से आने पे 2-4 चीज़ें, रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट हो गई, जो एंटरप्रेन्योर है उसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और एक जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, उस कैपिटल ऑन रेंट, जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें होंगी। तो ये फैक्टर कॉस्ट में आ गया। टैक्स जो भी अप्लाई करेगी, जैसे ही फैक्ट्री से कोई चीज़ निकल के बन के आती है तो गवर्नमेंट कहती है कि इस पे हमारा ये टैक्स लग जाता है। उसके बाद में गवर्नमेंट दिखाने के लिए अपनी डीपीएसपी के लिए, डीपीएसपी ये गवर्नमेंट की ज़रूरी है, गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं, करनी भी चाहिए। सब्सिडी देती है कि कुछ चीज़ों को कम करके देते हैं, कुछ रेट इतनी है तो हम कुछ करके गवर्नमेंट ये सब्सिडी दे रही है। तो अब बाज़ार कीमतों वाली क्या चीज़ें हैं, अब जीडीपी बाज़ार कीमतों पे जीबीए पूछ रहा है, जीबीए एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे क्या होगा, जीबीए क्या होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड कितना होगा। तो मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी है, मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी है वही जीबीए होगा, ये चीज़ है। तो यहीं से 4th से मिल जाएगा, ये 4th में भी। तो ये है इसका आंसर 3rd वाला। ये देख लेते हैं आगे। फोर्थ में भी हो गया। अब इसमें है कि साधन लागत पे, फैक्टर कॉस्ट पे देखना है। तो फैक्टर कॉस्ट पे क्या होगा, साधन लागत फैक्टर कॉस्ट पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये हो गया, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये इसमें से क्या, अपन जो इनडायरेक्ट टैक्सेज हैं वो घटा देते हैं। अभी हमने जो फॉर्मूला देखा, मार्केट प्राइस बराबर फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, तो यहाँ सब्सिडी को हटा रखा है इन्होंने, तो फैक्टर कॉस्ट पे पूछ लिया है, तो मार्केट प्राइस माइनस टैक्स ये इन्होंने कर दिया। तो ये चीज़ हो जाएंगी।
तो इसका हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्राइस पे नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। नॉमिनल जो है चीज़ें वो देख ली जाएंगी क्योंकि कांस्टेंट प्राइस पे पूछ रहा है इस तरह पे, ठीक है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 23 देखते हैं कि निम्नलिखित तो कथनों को पढ़िए और कथनों को आंसर देना है। बेरोजगारी की उच्च दरों वाली अवधियां सामान्यतः मंदी की अवधियों से संबंधित होते हैं। द पीरियड ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर जनरली एसोसिएट विद द पीरियड ऑफ रिसेशन। अब पीरियड ऑफ रिसेशन की बहुत ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अभी बेरोजगारी की दर बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा टाइम तक है, ठीक है। पीरियड बहुत ज़्यादा है और उसकी रेट भी बहुत ज़्यादा उस टाइम तक है। जनरली एसोसिएट होता है विद द पीरियड ऑफ रिसेशन। पीरियड ऑफ रिसेशन, अब बेरोजगारी है, हाई रेट ऑफ बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या कारण हो सकते हैं कि प्रोडक्शन कम है। प्रोडक्शन कम है मतलब कि काम ज़्यादा नहीं हो रहा है, काम ज़्यादा नहीं हो रहा तो प्रोडक्शन कम, तो चीज़ों की डिमांड, प्रोडक्शन कम, लोगों की डिमांड कम क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है और बेरोजगारी है तो बेरोजगारी के साथ में इम्प्लाई होती है गरीबी। अगर बेरोजगारी है, लोगों के पास काम नहीं है तो उनके पास में गरीबी मतलब पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, दोनों फैक्टर साथ में चल रहे हैं कि प्रोडक्शन कम है, डिमांड, और पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, चीज़ों को खरीदेंगे नहीं, खरीदेंगे नहीं तो उन चीज़ों की डिमांड भी नहीं है, डिमांड गिर जाएगी। डिमांड गिर जाएगी तो क्या होगा, हाँ डिमांड भी नहीं है, ये भी नहीं, चीज़ें नहीं, तो फिर एकदम से मार्केट में पैसा नहीं। मार्केट में पैसा नहीं, मार्केट में पैसा नहीं तो मार्केट में पैसा नहीं है तो क्या होगा, मार्केट में पैसा नहीं है तो ऐसा एक मंदी की स्थिति आ जाएगी, रिसेस आ जाएगा। जैसे कि अमेरिका में आया था 2008 में रिसेस, जब अमेरिका जैसे देश में आ सकता तो कभी आ सकता है रिसेस। अब इसका रीज़न क्या है, बेरोजगारी। इसमें रीज़न तो जो दे रखा है कि बेरोजगारी दर कार्य बल के उस अंश की माप है जो रोजगार से बाहर एवं किसी नौकरी की तलाश में अथवा छंटनी के बाद में पुनः बुलाया आवश्यक। अब इसमें दे रखा है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी की दर मेजर्स द फ्रैक्शन ऑफ वर्क फोर्स जो डेट इज आउट ऑफ वर्क एंड लुकिंग फॉर ए जॉब। इसका सीधा सा मतलब है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसके कारण से बढ़ती है, फ्रैक्शन वर्क फोर्स, जो भी एक वर्क फोर्स है जो काम करने के लिए इच्छुक है, विल पावर है उनकी काम करने की, बट उनको उनके हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा है, ये बेरोजगारी। और ये देखा फ्रैक्शन ऑफ वर्क फोर्स डेट इज आउट ऑफ वर्क, जिनको को काम से निकाल दिया गया, एंड लुकिंग फॉर ए जॉब, और वो जॉब के लिए देख रहे हैं। इस चीज़ को ले ऑफ भी बोला जाता है, जो इंडस्ट्रियल लैंग्वेज है उसमें ले ऑफ भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल रूल हैं जो, उनमें इंडस्ट्री के रूल उन्हें ले ऑफ भी बोला जाता है। तो ये चीज़ है, तो क्या ए और आर सही हैं, ये रिसेस वाला रीजन और ये वाला, ये तो क्या हो गया, ये तो बेरोजगारी दर को डिफाइन कर रहा है, ओनली दर को डिफाइन कर रहा है ये इसका रीजन नहीं है। रीजन इसका वो बताया था जो कि इधर बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है कि प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो डिमांड कम, डिमांड ही नहीं है, और डिमांड कम होने का रीज़न क्या है कि गरीबी,
अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा नहीं है। ऐसे होता है। गरीबी तो पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, तो वही सारी चीज़ें खरीदनी नहीं है, खरीदनी नहीं तो डिमांड नहीं है, सिंपल चीज़। और इसका रीज़न ये है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, बट ए आर का रीज़न नहीं है। बोथ स्टेटमेंट आर राइट बट एज आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब ये करंट का टॉपिक था, ये तो करंट से रिलेटेड था कि विकसित भारत 2047 के पहले 4 स्तंभों पे, अभी जैसे आरएस का सिलेबस भी देखते हैं हम, तो उसमें भी नारी शक्ति पे हर हिस्ट्री में, पॉलिटी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, साइंस टेक में नारी शक्ति नारियों पे। तो ये 4th पिलर है, इसको आरएस के सिलेबस में भी अभी ऐड किया गया है हर सब्जेक्ट के साथ में। तो दूसरी चीज़ हो गई कि कौन कौन से, इनको अपन याद करते हैं ज्ञान। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। गरीब हो गया, पॉवर्टी को देखा गया है, युवा यूथ को, ए फॉर अन्नदाता किसान और एन फॉर नारी शक्ति ज्ञान से। तो इसका 4th आंसर हो गया। अब ये 25th क्वेश्चन था कि मेडटेक डिजिट, ये राजस्थान इकोनॉमी का क्वेश्चन है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क जोधपुर में बनाए गए हैं वीको के द्वारा। तो ये आर एस प्री में भी आया था, आर एस प्री 2024 में भी आया था ये क्वेश्चन। उसके बाद ये क्वेश्चन है 26, ये ONDC बनाए गए थे 2022 में। 2022 के इकोनॉमिक सर्वे में ONDC के बारे में लिखा हुआ था। तो ONDC बनाए गए हैं 2022 वाले इकोनॉमिक सर्वे में। तो यहाँ ये क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से उठाए गए हैं, ना कि बेसिक इकोनॉमी के कोर्सों से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठाएगी इकोनॉमी। तो अब इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं कि ONDC, और बहुत इजी क्वेश्चन है। ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये ओपन नेटवर्क है, ओपन नेटवर्क, नो रिस्ट्रिक्शन, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। कोई भी कॉमर्स वाली चीज़ें हमें, तो उनको डिजिटल करने के लिए कौन कौन से सही क्या हो। पारंपरिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के विपरीत ONDC विभिन्न प्लेटफॉर्म क्रेता और विक्रेता और सेलर्स और परचेजर्स को बीच में सीधा संपर्क बढ़ाते हैं, जिससे किसी एक संस्था पर निर्भरता कम हो जाती है। ठीक है, अब आपने सुना होगा फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अभी एक नायरा जो भी चल रहा है, मीशो, ये सारी चीज़। तो ये क्या है, ये ई कॉमर्स हैं। और ये कैसे हैं, ये पारंपरिक कन्वेंशनल जो चले आ रहे हैं ई कॉमर्स हैं। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, एक सेलर्स होता है, बहुत सारे सेलर्स हैं, और ये प्लेटफॉर्म है, ये इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ये सेलर, और यहाँ से कस्टमर आएगा और चीज़ों को देखेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये तो किसका हो गया, B2C मॉडल हो गया। ठीक है, कौन कौन से, फ्लिपकार्ट, मीशो और ये सारी चीज़ें। अब क्या हो गया, अभी क्या है, ये ओपन नेटवर्क लाए हैं, वो C2C वाला है, C2C, कस्टमर टू कस्टमर। जैसे एक OLX, आपने खूब नाम सुना होगा, C2C मॉडल है, बिजनेस मॉडल। अब इसमें क्या है कि पारंपरिक मॉडल नहीं है कि आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप काम कर सकते हो इस पर, और गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है, जैसे G2C होता है, G2C गवर्नमेंट टू कस्टमर जो सीधे जो, तो ये है C2C। तो ये पारंपरिक नहीं, उस मॉडल पे, OLX वाले मॉडल पे ONDC एक कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है,
ये बात क्या सही है? बिल्कुल ये बात सही है। कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है जैसे फ्लिपकार्ट और वो है। ओएनडीसी एक खुले नेटवर्क के रूप में डिजाइन किया गया है जहाँ कोई भी क्रेता या विक्रेता किसी एक प्लेटफॉर्म तक सीमित हुए बिना लेन देन कर सकते हैं। ओएनडीसी डिजाइन एन ओपन नेटवर्क वेयर एनी बायर एंड सेलर्स कैन ट्रांजैक्ट विदाउट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल प्लेटफॉर्म। इससे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ओएनडीसी के बारे में दी हुई हैं। सही क्वेश्चन है। राजस्थान के ये राजस्थान का जो इकोनॉमी सर्वे उसका क्वेश्चन है कि किन में सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे ज़्यादा है? ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी पूछा है। ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये पहली बार ही निकाले गए थे, फर्स्ट टाइम ये डेटा निकाले गए थे। इन डेटाओं में है कि सबसे ज़्यादा हमारे जयपुर का होता है, फिर अलवर, फिर जोधपुर। ये तो अपना जीडीपी में हो गया, डिस्ट्रिक्ट की जो जीडीपी है। और अगर हम उसकी देखें पर कैपिटा इनकम, वो हमारे अलवर की ज़्यादा है। इसके पीछे रीजन्स भी है, जो अभी इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा है और जैसे हमारे भिवाड़ी में हो गया, नीमराना में हो गया, घिलौट में हो गया, टपुकड़ा में हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज हो रही है। डेफिनेटली जहाँ पे असेट क्रिएशन होगा तो वहाँ पे रोज़गार डेवलप होगा, रोज़गार मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। तो अलवर वालों की इसलिए पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर, अलवर, जोधपुर। अब ये है जन आधार योजना से रिलेटेड। अभी जन आधार योजना को भी ई प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है और डिजी लॉकर से जोड़ दिया गया है, जिससे कि हम कहीं पे भी जन आधार को हमें फिजिकल रूप में दिखाने की ले जाने की ज़रूरत नहीं है। हम डिजी लॉकर से ही जन आधार को दिखा सकते हैं और वो उसी तरीके से मान्य होगा जिस तरीके से फिजिकली जो जन आधार है वो एप्लीकेबल होता है। तो जन आधार योजना के बारे में क्या है ये देख लेते हैं। जन आधार योजना के बारे में क्या है कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण प्रत्येक परिवार को 11 अंक की है और परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 अंक की पहचान देता है। इसने गलती यहीं पे कर दी कि 10 अंक की है तो अपने प्रत्येक परिवार को, और 11 अंक की है पहचान प्रत्येक सदस्य को। ये तो 10 अंक की है तो परिवार की होती है जिसका मुखिया कोई महिला होती है, और 11 अंक की है अपने संबंधित पर्सन को होती है। ये तो हो गया परिवार, और ये होगी सदस्य संख्या तो 11 होगी और परिवार की 10 होगी। तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो गया। राजस्थान में जनाधारी राशन कार्ड की तरह कार्य करे। कोरोना के बाद से ये रूल कर दिया था। जनाधार प्लेटफॉर्म को जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण के लिए जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाया जाता है उसके पहचान पोर्टल के साथ में समन्वित किया गया। ऑब्वियसली अभी पीएम गति शक्ति योजना जब से चालू कर दी सारी चीज़ों को कर दिया। तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो ए गलत हो गया, ए गलत, बी एंड सी सही हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया ये फिक्स योजना है राजस्थान की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, इसका नाम यह है स्वनिधि। स्वनिधि का मतलब है स्ट्रीट वेंडर्स आजीविका। स्ट्रीट वेंडर का मतलब है जो रेडी ठेला लगाते हैं, नाई हो गए, और जो असंगठित
क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए ये स्वनिधि योजना चलाई गई थी। एक शायद 2021 की योजना है, 2021 में चलाई गई थी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। तो अब इसका नाम मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना कर दिया गया। तो इसमें पहले दिए जाते थे 50,000 रुपये, ठीक है, और विदाउट एनी मतलब उसके इसमें इंटरेस्ट फ्री होता था, इंटरेस्ट फ्री लोन होता था ये इसके तहत दिए जाते थे। 50,000 रुपये दिए जाते थे और इसमें था टारगेट प्रथम 5 लाख को देंगे पहले और फिर धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ाई जाएंगी। तो ये स्वनिधि का अभी इसमें अपडेट कर दिया गया है, इसको 50 से 80,000 रुपये तक का ऋण कर दिया है। इसमें 50 से 80 कर दिया, 80,000 रुपये, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। राज्य सरकार ऋण का समय पर भुगतान करने वाले लाभार्थी को 5% का ब्याज अनुदान प्राप्त करेगी, यह है। हाँ, प्रार्थी 21 से 60 वर्ष की उम्र के होने चाहिए। यह योजना राजस्थान में काम आने वाले सभी श्रमिकों को, सभी श्रमिक नहीं है इसमें, ओनली असंगठित के। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अब प्रार्थी 21 से 60 वर्ष, 18 से 45 वर्ष होना चाहिए, ये स्टेटमेंट गलत। और राज्य सरकार 5% ब्याज अनुदान नहीं, 8% ब्याज अनुदान नहीं, तो इसका ओनली एक सही हो जाएगा। तो ये प्रोविजन है, ये तो योजना का है, क्वेश्चन है। विकसित भारत, अब ये भी राजस्थान इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि विकसित राजस्थान 2047 का दस्तावेज किसने, तो विकसित राजस्थान इसको अभी RAS के सिलेबस में भी ऐड कर दिया गया है, RAS 2026 के सिलेबस में ऐड कर दिया गया है। तो ये यहाँ से बनता है क्वेश्चन, विकसित राजस्थान 2047 का दस्तावेज कौन बना सकता है। अब विकसित राजस्थान विकसित करना है तो राजस्थान का वित्त मंत्रालय, हाँ चलो बना सकता है, लेकिन अकेला नहीं, को कभी नहीं, राजस्थान आर्थिक और सांख्यिकी ये नहीं, तो इसको इसने बनाया रीति प्लस नीति, जो कि हमारी इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल थी पहले CMO के अंदर, उसको हटा के अभी रीति बनाया गया है। तो रीति और नीति ने हमारी विकसित राजस्थान 2047 का दस्तावेज प्रारूप तैयार किया था। एक क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के विषय में बताना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब इसमें क्या क्या प्रोविज़न है। यह योजना राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति SC/ST के लिए, ऑब्वियसली SC/ST के लिए है, लोगों को प्रभावी सहभागिता और योगदान सुनिश्चित करेगी, बिल्कुल सही। इस योजना में मार्जिन मनी का अनुदान लागत के 25%, लागत मान लो 10 लाख लगी है तो 25 लाख 2.5 लाख के बराबर मार्जिन मनी हो जाएगी, या 25 लाख जो भी कम हो, तो इसमें 2.5 लाख ये इसकी मार्जिन मनी हो जाएगी। और ये स्टेटमेंट भी सही है। इन्होंने ब्याज अनुदान 25 लाख से के ऋणों के लिए 9%, 25 लाख के 5 करोड़, 25 से 5 लाख करोड़ में 7 और 5 करोड़ से 10 करोड़ में 6%। इसका मतलब है कि 25 लाख तक के अप टू 50 लाख 9%, 25 लाख से 50 करोड़ 7% और 5 से 10 करोड़ 6%। तो ये सही है। तो इसमें सारे आंसर सही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है अगस्त 2025 में राज्य मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर देते हैं वही विचार। इस योजना में ये करंट का है, करंट में जो योजना आई थी 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय, युवा 18 से 45 तक के ही होते हैं,
राहुल गांधी अब युवा नहीं है, इस कैटेगरी से बाहर हो गए हैं। वो के माध्यम से मनी मार्जिन पर कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस योजना में 2 करोड़ तक के ऋण पर 4% तक ब्याज अनुदान गवर्नमेंट 4% किसी भी योजना में नहीं दे रही है, इसका है 8% दे रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट तो सही है, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली एक इज राइट। ये राजस्थान पीएसआई की आंसर की है, आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ हम वेट करेंगे आपके रिव्यूज़ का, आपके कमेंट्स का, कैसा रहा सेशन। हमने इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कल से हम डे बाय डे एक एक लेक्चर लेते जाएंगे। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, उनको, जिनको भी इकोनॉमी सीखने में कठिनाई होती है, तो हम बेसिक प्याज टमाटर के एग्जाम्पल से जो सप्लाई एंड डिमांड है उसको समझाएंगे। तो बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। और जो डाउट हो उनको आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारे साथ में प्रॉब्लम है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, तो हम लाइव नहीं आ सकते आपके साथ में, हम वीडियोज को रिकॉर्ड करके ही डालते हैं। तो देखते रहिए इंडियन इकोनॉमी विद गिरजेश तिवारी एंड सीपी तिवारी एजुकेशन ओनली ऑन यूट्यूब। आपके लिए फ्री में कोर्स है, तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।